छात्रों नमस्कार। प्रश्नावली 4.1 को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इस प्रश्नावली का नाम है द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण के बारे में दोस्तों पहले हम थोड़ा बेसिक पॉइंट जानेंगे। ये जो पॉइंट रहेंगे ये आपके ओटीओ के वाले क्वेश्चनों के लिए बहुत जरूरी हैं। आपकी ओटी बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। तो हम लिख लेते हैं, पहले इसकी डेफिनेशन को ही लिख लेते हैं कि ये डेफिनेशन होती क्या है। तो इस ऐसे में आपसे ये कहूं कि ऐसा समीकरण जिसकी घात 2 हो, ना 2 से कम हो ना 2 से अधिक हो, उसको आप द्विघात समीकरण कहोगे। तो ऐसा समीकरण जिसकी जो अधिकतम जो घात है वो कितना हो, 2 हो। अधिकतम घात जो है वो 2 हो, उसे दोस्तों हम द्विघात समीकरण कहते हैं। तो उसे द्विघात समीकरण जो है, हमने इसके बारे में जान लिया कि भाई ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई। अब हम जानते हैं कि आखिरकार द्विघात समीकरण किस फॉर्म में लिखा जाता है। तो हम सभी ने जब पता है हमको कि जो व्यापक समीकरण जो रहता है द्विघात समीकरण का, वो आपका क्या रहता है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। जो द्विघात समीकरण रहता है वो इस फॉर्म में लिखा जाता है। यहाँ पर दोस्तों जो a की जो वैल्यू रहेगी वो आपकी 0 नहीं हो सकती। b 0 हो सकता है, c 0 हो सकता है, लेकिन a 0 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यदि a का मान यदि आपने 0 कर दिया तो ये पूरा का जो पूरा मान है वो 0 हो जाएगा, और 0 हो जाएगा तो घात 2 तो रहेगी नहीं। तो इस वजह से a का मान 0 नहीं हो सकता। अब हम थोड़ा एग्जाम्पल लेके समझ लेते हैं, जिससे कि क्या है हमें बिल्कुल क्लियर हो जाए। मैं आपको एक समीकरण लिख दूं, 3x² प्लस 7 बराबर 0। क्या ये द्विघात समीकरण है? तो आप कहोगे हाँ बिल्कुल ये द्विघात समीकरण है। एक और मैं आपको समीकरण लिख दूं, 6x3 प्लस 5x प्लस 1 बराबर 0। तो क्या ये द्विघात समीकरण है? ये आपका द्विघात समीकरण नहीं रहेगा, क्योंकि इसमें जो चर है उसकी घात कितना है, 3 है। तो इस वजह से ये द्विघात समीकरण नहीं रहेगा। एक और मैं आपको लिखूं, x² प्लस 3x माइनस 1 बराबर 0। क्या ये द्विघात समीकरण है? तो आप कहोगे बिल्कुल सर। क्यों? क्योंकि इसमें जो चर की घात है वो 2 है। तो 2 से ना ही कम होनी चाहिए ना अधिक होना चाहिए। इसका मतलब एक और समीकरण ले लेते हैं दोस्तों हम, x प्लस 2 बराबर 0। अब क्या ये द्विघात समीकरण है? तो ये बिल्कुल आपका द्विघात समीकरण नहीं है। एक और लेते हैं अपन, जिससे कि हमें और क्लियर हो जाए, 7x की घात 2 प्लस 5। क्या ये द्विघात समीकरण है? तो बिल्कुल है, क्योंकि इसमें भी क्या है, इसकी घात कितना है, 2 है, चर की घात। तो ये हमारा बिल्कुल डिस्कस हो गया कि भाई द्विघात समीकरण कहते किसको हैं। ये आपको यदि ओटीओ में आ जाए तो आप बिल्कुल इसको गलत नहीं करोगे। अब हम देख लेते हैं कुछ सरल समीकरणों को, जो कि हम सभी ने बचपन में पढ़ी हैं। हम सभी ने बचपन में पढ़ा है कि a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है। तो इसका होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। इस सर्व समीकरण को आपने बचपन में सभी ने पढ़ा होगा। तो इस सर्व समीकरण की सहायता से हम 4.1 के सवाल करने वाले हैं दोस्तों। अब एक और आपने सर्व समीकरण पढ़ी होगी, a माइनस बी का स्क्वायर। ये होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। ये सर्व समीकरण भी आपने बचपन में पढ़ी होगी। एक और सर्व समीकरण ले लेते हैं, a प्लस बी का होल क्यूब। ये होता है a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस b। इसको ही दोस्तों आप 3a² b भी कह सकते हैं प्लस 3ab² भी कह सकते हैं। तो इसके रूप में इसको आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो। एक और सर्व समीकरण आपने पढ़ी है, a माइनस बी का होल क्यूब। ये क्या होता है, a का क्यूब b का क्यूब माइनस 3ab कोष्टक में a माइनस b। ये सभी सर्व समीकरण हैं दोस्तों जो हमें 4.1 के जो सवाल हम सॉल्व करेंगे उनमें ये काम आने वाली हैं। तो ये सभी बेसिक पॉइंट का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम डिस्कस करते हैं इस प्रश्नावली के सवालों को। चलिए दोस्तों, प्रश्नावली 4.1 के सवाल देख लेते हैं हम। ये सवाल कैसे हैं। अब प्रश्न नंबर जो फर्स्ट है वो आपसे क्या कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। ये आपको सवाल दिया है पहला। इसमें आपको बताना है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो एक समीकरण मिलेगा। तो हमने अभी डिस्कस किया कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है, इसकी हम पहचान कर सकते हैं आसानी से। तो इस सवाल जो है ये अभी हमने जब सर्व समीकरण डिस्कस की थी उसके थ्रू होगा।
x प्लस 1 का स्क्वायर। तो इसमें क्या है, आप सभी को मालूम है कि a प्लस बी यहाँ पर थोड़ा दिख रहा है, क्योंकि एक जो है वो x का मान करेंगे हम, और जो एक जो है वो है b का मान। तो a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। दोस्तों ये इस रूप में लिखा है, हम इस सवाल को इस रूप में निकालेंगे। तो जो a है वो x है, यानी कि x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2a जो है वो x है, तो हम इसको लिखेंगे क्या, x, और जो b है वो क्या है, 1 है। इतना आपका ये सरसमीकरण निकल के ये सवाल बन गया। 2 का गुणा दोस्तों x में किया 2x, 2 का गुणा माइनस के 3 में किया, इस वजह से जो होगा माइनस के 6। अब दोस्तों हम इसको थोड़ा और सरल तरीके से लिख लेते हैं। x का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1, 1 की घात 4, 3 हो 4 हो कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ हो जाएगा दोस्तों 2x और 1 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2x, बराबर है आपका 2x माइनस के 6। अब ये जो इस फॉर्म में लिखा है दोस्तों, इसको हम क्या करते हैं, पक्षांतरित कर देते हैं, एक तरफ ले आते हैं। तो हम इसको यदि सही क्रम में लिखें तो एक्स स्क्वायर, अब ये 2x को आप यहाँ लिख लीजिए, इससे क्या है आपको मिस्टेक होने के बहुत कम चांस है। तो 2x हम इसको सही क्रम में लिख लेते हैं। अब जो 2x है इस साइड आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो हमने क्या किया, चर चर के जो पद हैं उनको हमने एक तरफ लिख लिया। अब यहां से बचा प्लस का 1, ये माइनस का 6 इधर आ गया तो किसका हो गया, प्लस का, बराबर 0। इस रूप में आपका समीकरण बन चुका है। दोस्तों ये 2x प्लस के हैं और ये 2x है माइनस के, तो ये क्या है, आपस में कट जाएंगे। यहां से आपको जो समीकरण मिला एक्स स्क्वायर प्लस 7 बराबर आपका 0। क्या ये द्विघात समीकरण है, तो अभी हमने डिस्कस किया था इसकी पहचान करने के लिए कि यदि चर की घात अधिकतम 2 हो तो वो द्विघात समीकरण होता है। तो हम इसको लिख लेते हैं जिससे कि क्या है, आप उसी प्रकार से दोस्तों इसको उसमें एग्जाम में लिख सको। अतः समीकरण में चर x की अधिकतम घात 2 है। तो जब चर की अधिकतम घात 2 होती है तो इसका मतलब ये हुआ कि यह एक द्विघात समीकरण है। अतः यह एक द्विघात समीकरण है। दोस्तों ये जो पहला सवाल है वो आपका हो चुका है। अब हम इसी प्रश्नावली के दूसरे सवाल को देखते हैं। चलिए दोस्तों दूसरे क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या कहीं आपको कोई सरसमीका लगी हुई दिख रही है? यहाँ पर मुझे यहाँ पर कोई भी सरसमीका लगी हुई नहीं दिख रही कि हम इसको अप्लाई करें। तो इसको क्या है, हम इसी फॉर्म में लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x बराबर जो माइनस का जो 2 है इसका 3 में गुणा होगा तो ये हो जाएगा दोस्तों 6। क्यों? क्योंकि हम सभी जानते हैं कि यदि माइनस का और प्लस का यदि गुणा होता है तो क्या उसका रिजल्ट क्या आता है, माइनस में आता है। और यदि माइनस का गुणा माइनस से हो जाए दोस्तों तो वो प्लस हो जाता है। तो ये जो बेसिक पॉइंट है आप सभी ने बचपन में पढ़े होंगे, आज हम इनको थोड़ा सा इनको सभी को इसको यहाँ पर अप्लाई करते हैं। तो माइनस के 2 का 3 में गुणा किया माइनस का 6, माइनस का 2 का गुणा x से किया तो ये हो जाएगा आपका किसका, प्लस का 2x। अब दोस्तों इसको हम पक्षांतरित कर दें, एक साइड ले आते हैं तो एक्स स्क्वायर, अब इधर कोई पद एक्स स्क्वायर का तो है नहीं तो यहाँ पर है 2x, ये 2x को इधर लाएंगे तो ये किसके हो जाएंगे, माइनस के, और जो 6 इस साइड आएंगे तो किसके हो जाएंगे, प्लस के, बराबर 0। एक्स स्क्वायर है दोस्तों, माइनस के 2x और माइनस के 2x जब इनको जोड़ा जाएगा तो ये किसका आएगा, माइनस का 4x प्लस का 6 बराबर 0। आप देख सकते हो ये हमें समीकरण प्राप्त हो गया दोस्तों। अब ये समीकरण में जो चर की अधिकतम घात है वो 2 है, इसका मतलब ये द्विघात समीकरण है। तो हम इसको लिख लेते हैं जिससे कि क्या है, आप बोर्ड एग्जाम में उसी तरीके से इसको लिख सको। अतः समीकरण में चर x की अधिकतम घात जो है वो 2 है दोस्तों। अतः यह एक द्विघात समीकरण है। हम इसको प्रॉपर पूरे में लिखते हैं जिससे कि क्या है, आपको एग्जामिनर पूरा नंबर दे, क्योंकि कहीं पे भी कुछ छूट ना
नहीं चाहिए। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। अब देखते हैं हम तीसरे नंबर के क्वेश्चन को। दोस्तों तीसरे क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तीसरे क्वेश्चन में आप देख रहे हो कहीं पे भी स्क्वायर या क्यूब है क्या? कहीं पर भी नहीं है, तो इसका मतलब कोई भी सरसमीका नहीं लगेगी। अब इसमें जो क्वेश्चन आपका दिया है, आप सभी जानते हो कि यदि मान लो a प्लस बी है और इधर है c प्लस डी, मैं आपसे कह दूं कि इसको सॉल्व करो, तो आप कहोगे कि सर a है और यहां पर जो c है इसका गुणा हो जाएगा किससे? इन दोनों से। a का गुणा c और d से हो जाएगा, और यहां पर प्लस का निशान है तो इस वजह से प्लस का निशान आ जाएगा, और यहां b का गुणा हो जाएगा c और d से। तो इस रूप में दोस्तों हमको ये सॉल्व करना है। बिल्कुल आसान तरीका है। बिल्कुल x का जो गुणा है वो आपका किससे होगा? x प्लस 1 से। आप चाहो तो दोनों का अलग अलग एक साथ भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन ये वो तरीका है जिस तरीके से आपका गलत नहीं हो सकता। तो यहां पर माइनस का निशान है इसलिए माइनस का, और इस पूरे जो -2 का जो है गुणा होगा x प्लस 1 से। ठीक है, अब यहां पर जो x है तो इसका गुणा हो जाएगा उसी प्रकार से x प्लस 3 से। यहां माइनस का निशान है तो इस वजह से यहां पर भी माइनस है। इस एक का गुणा हो जाएगा x प्लस 3 से। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। x का गुणा x में किया x स्क्वायर, x का गुणा 1 में किया तो 1 है तो वो तो छुपा ही रहता है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? x। अब 2 का गुणा जो है वो x में किया, क्या हो जाएगा? माइनस का 2x। क्यों? क्योंकि निशान माइनस का है। 2 का गुणा 1 से होगा तो माइनस का 2, क्योंकि माइनस का 2 है। अब यहाँ x का गुणा x से करेंगे x स्क्वायर, x का गुणा 3 में करेंगे ये हो जाएगा आपका 3x। माइनस के 1 का गुणा जब हम x से करते हैं तो माइनस का x, और माइनस के 1 का गुणा 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 3। आप सभी ने दूसरे सवाल में मैंने आपको एक बेसिक पॉइंट बताया कि माइनस का और माइनस का यदि गुणा होता है दोस्तों तो प्लस हो जाता है, माइनस का और प्लस का यदि गुणा होता है तो वो माइनस रहता है। तो इतना हमने बिल्कुल क्लियर कर लिया। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये यहां से हो गया आपका एक्स स्क्वायर, ये प्लस का एक्स है, ये माइनस का एक्स है, इन दोनों को क्या होगा? ये घटेगा तो यहां पर आएगा कितना? माइनस का एक्स। यहां 2 और बराबर में एक्स स्क्वायर, यहां से 3x में से 1x गए तो बचेंगे आपके 2x और माइनस का 3। अब क्या करेंगे दोस्तों? हम सभी जो पद एक्स स्क्वायर वालों को एक तरफ, एक्स वालों को एक साइड, और जो अचर पद है उनको भी एक साइड, इनको हम इस साइड ले आते हैं। तो जो एक्स स्क्वायर है हम क्या है इसको इधर लाएंगे तो ये प्लस के हैं, इधर आएंगे तो किसके हो जाएंगे? माइनस के। ये वहां पे माइनस के एक्स है। दोस्तों क्या है, मैं सभी एक्स स्क्वायर और एक्स वालों को एक एक साइड इसलिए लाता हूं ताकि क्या है, जब क्वेश्चन बड़ा हो ना तो हमारे गलती के चांसेस बहुत कम रहते हैं। तो यहां से माइनस का एक्स, यहां से जो 2 प्लस के रहेंगे वो इधर आ जाएंगे तो किसके हो जाएंगे? माइनस के। यहाँ पे आपका माइनस का 2 है, ये 3 जब इस साइड आएंगे तो किसके हो जाएंगे? प्लस के, बराबर 0। अब दोस्तों हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर से आप देख सकते हो ये दोनों कट चुके हैं। क्यों? एक प्लस का है, एक माइनस का है। ये दोनों नहीं कटेंगे क्योंकि ये सेम है, तो ये हो जाएंगे आपके माइनस के 3x। अब ये माइनस के 2, ये प्लस के 3, इन दोनों को क्या होगा? घटेगा। घटेगा तो बड़ा क्या है? प्लस का 3, कितना बचेगा? 1, बराबर है आपके पास 0। अब आप देख सकते हो इसमें जो x की घात है वो 1 है, तो इसका मतलब ये द्विघात समीकरण नहीं है। तो हम इसको थोड़ा लिख लेते हैं। अतः समीकरण में चर x की अधिकतम घात 1 है। अतः यह इस कंडीशन में क्या हो जाएगा? यह द्विघात समीकरण नहीं है। अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। दोस्तों इस तरीके से आपको प्रॉपर वे में पूरा लिखना है, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो दोस्तों ये हो गया आपके पास तीसरा क्वेश्चन, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम देखते हैं अब चौथे नंबर के क्वेश्चन को। चलिए दोस्तों चौथे नंबर के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या आपको कहीं पर भी स्क्वायर या क्यूब दिख रहा है? यहाँ पर कहीं पर भी ऐसा नहीं है, तो इसका मतलब कोई सर्वसमीका नहीं लगेगी। तो हम जो तीसरे नंबर का क्वेश्चन किया था उसी के अकॉर्डिंग इसको करते हैं। अब इसमें x का गुणा होगा इन दोनों के साथ, तो हम इसको लिखेंगे कि x का जो गुणा होगा वो किसके साथ? 2x प्लस किसके साथ? 1 के साथ। यहाँ माइनस का निशान है तो इस वजह से ये आ जाएगा माइनस का, और इस माइनस के 3 का जो गुणा होगा 2x और 1 दोनों के साथ
होगा बराबर। अब इसको तो ये तो ऑलरेडी इसी रूप में दिया हुआ है, तो x का गुणा x से करेंगे x स्क्वायर और x का गुणा 5 से करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 5x। अब हम इन दोनों का गुणा कर लेते हैं, तो x का गुणा जब 2x से किया हमने तो ये हो जाएगा आपके पास 2x स्क्वायर। x का गुणा 1 से करेंगे तो ये आपका x आएगा, क्यों? क्योंकि एक तो हर एक में छुपा रहता है। अब माइनस के 3 का गुणा 2x से करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस के 6x। क्यों? क्योंकि माइनस और प्लस का गुणा होता है तो निशान माइनस का आता है। माइनस के 3 का गुणा 1 से होगा तो ये होगा आपके पास माइनस के 3। अब आगे देखते हैं, यहां पर तो इसको तो ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये तो सही रूप में लिखा है। अब दोस्तों हम इनको पक्षांतरित कर देते हैं, तो 2x स्क्वायर, यहां से हम x स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो x स्क्वायर की इधर जब आएगी इस साइड तो वो हो जाएगी आपकी माइनस की। यहां से इन दोनों को जी कितना है प्लस के x और माइनस के 6x, ये होगा आपके पास माइनस के 5। यहां से हमने इन दोनों को सॉल्व करके क्या आएगा माइनस के 5, क्यों? क्योंकि माइनस की वैल्यू बड़ी है। अब जो 5x है वो प्लस के हैं, जब इधर आएंगे तो ये हो जाएंगे माइनस के। माइनस का कितना 3, और इधर तो ऐसा कुछ है नहीं, जो अचर पद है कोई दिया ही नहीं है हमें, तो हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर गए तो ये बचे आपके पास माइनस के x स्क्वायर या प्लस के x स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ये दो हैं वो प्लस के हैं। अब यहां से 5x और 5x, जब माइनस और माइनस की दो एक संख्याएं होती हैं तो वो जुड़ती हैं, लेकिन निशान किसका आता है माइनस का। तो यहां से आ गया आपके पास 10x, वो भी किसके माइनस के, माइनस का 3 बराबर 0। आप देख सकते हो कि इसमें जो चर की अधिकतम घात है वो 2 है, अतः यह द्विघात समीकरण है। तो हमने दोस्तों तीनों क्वेश्चनों में ये लिख लिया है, चौथे क्वेश्चनों में भी इसको आप चाहो तो मैं ही लिख देता हूं। अतः समीकरण में चर x की अधिकतम जो घात है वो 2 है, अधिकतम घात 2 है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि वो द्विघात समीकरण होता है, हम सभी अभी जान चुके हैं, अतः यह द्विघात समीकरण है। तो दोस्तों ये आपका प्रॉपर तरीके से चौथा क्वेश्चन खत्म हो चुका है। अब हम देखते हैं 5वें नंबर के क्वेश्चन को। दोस्तों 5वें क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। 5वें क्वेश्चन में आपको कहीं पर भी कोई सरल समीकरण नहीं लगेगी, क्योंकि ना ही तो इसमें स्क्वायर है और ना ही इसमें क्या है क्यू है। तो हम इसको सीधा सॉल्व करेंगे, 2x का गुणा होगा इन दोनों में, तो हम इसको लिख लेंगे 2x कोष्टक में x माइनस 3, और जो एक है उसका भी इन दोनों में होगा, तो एक में माइनस का निशान है इस वजह से वो वहां पर माइनस का निशान आ जाएगा, x माइनस 3 बराबर। अब इस x का गुणा होगा इन दोनों से, तो x कोष्टक में x माइनस 1, और यहां पर यदि प्लस का निशान है तो प्लस का लगा दिया, तो 5 का गुणा जो होगा वो होगा आपका x माइनस 1 से। अब हम दोस्तों इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2x का गुणा x से किया तो ये हो गया आपके पास 2x स्क्वायर, 2x का गुणा 6 से किया, सॉरी 3 से किया तो ये हो जाएगा आपके पास 6x, किसका माइनस का। क्यों? क्योंकि ये 3 जो है वो माइनस के हैं। अब माइनस का 1 का गुणा यदि हम x का करेंगे तो ये x हो जाएगा। क्यों? 1 का तो आप गुणा कर लो या कुछ भी कर लो, कोई वैल्यू चेंज नहीं होगी। अब माइनस के 1 का गुणा 3 से करेंगे तो ये प्लस के 3 यहां पर हो जाएगा। x का गुणा x से किया ये आपका x स्क्वायर आ जाएगा, x का गुणा 1 से किया तो ये हो जाएगा आपका माइनस का x। अब ये जो 5 है इसका गुणा यदि हम x से करेंगे तो ये यहां से हो जाएगा आपका 5x, 5 का गुणा 1 से किया ये हो जाएगा आपका माइनस का 5। अब हमें क्या करना है दोस्तों, इसको जो भी है इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, जिससे क्या थोड़ा सा ये छोटा हो जाएगा। तो 2x स्क्वायर, यहां से 6x और ये x है माइनस के, दोनों माइनस माइनस क्या होंगे प्लस होंगे, लेकिन निशान किसका रहेगा माइनस का, प्लस का 3 बराबर है x स्क्वायर। माइनस के x में को यदि हम 5x के घटाएंगे तो ये आ जाएंगे आपके पास प्लस के 4x। क्यों? क्योंकि जो प्लस की संख्या है वो बड़ी है, यहां पे आपका माइनस का 5। अब हम दोस्तों इनका पक्षांतरण कर देते हैं। चाहो तो आप इस पक्ष को इधर भी ला सकते हो, चाहो तो इस पक्ष को इस साइड ले आओ, तो हम कोई सा भी फॉर्मूला अपना सकते हैं। तो हम क्या करेंगे कि जो 2x स्क्वायर है उसको क्या करेंगे, इस x को इधर ले आएंगे, तो इसी के साथ में लाएंगे। ऐसा करने से क्या होता है दोस्तों, आपकी गलती के कम चांसेस रहते हैं, क्योंकि हम समान को यदि एक साइड लाते हैं तो हमें गलती नहीं होती।
तो 2x में हम x को इधर ले आए तो वो किसके हो गए, माइनस के। अब ये माइनस का 7x है। अब हम x वाली संख्या को ही लेंगे तो इसमें जो 4x है वो क्या होगा, इधर आएंगे तो क्या किसके हो जाएंगे, माइनस के। यहां पर आपका प्लस का 3 और जो 5 है माइनस के वो इस तरफ आएंगे तो हो जाएंगे आपके प्लस के, बराबर में है आपका 0। अब 2x² में से x² गई तो ये बचा आपके पास क्या, x², किसका, प्लस का, क्यों, प्लस की संख्या बड़ी है। अब 7x और 4x दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे आपके पास 11x और 5 और 3 कितना हो गया, 8। दोस्तों ये हमें एक समीकरण प्राप्त हो गया। तो अब आपको हमने 4 क्वेश्चन किए हैं, उसमें भी आपको मालूम है कि यदि चर की घात यदि अधिकतम घात 2 है तो वो द्विघात समीकरण होता है। तो हम इसको लिख लेते हैं। अतः समीकरण में चर x की घात जो है वो 2 है, अतः यह द्विघात समीकरण है। अतः यह द्विघात समीकरण है। दोस्तों ये आपका जो 5वें नंबर का क्वेश्चन है वो यहां से पूरा सॉल्व होता है। अब हम देखते हैं 6वें नंबर वाले क्वेश्चन को। दोस्तों 6वें नंबर के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। 6वें नंबर के क्वेश्चन में आप देखते हो कि इसमें सर्वसमीका लग रही है, कौन सी वाली, a-b² वाली। तो हम जानते हैं कि यह सर्वसमीका होती क्या है, जब हमने चैप्टर को स्टार्ट किया था तब भी इसके बारे में आपको बताया था। तो a-b² क्या होता है, a² प्लस b² माइनस का 2ab। अब यहां एक चीज आपको गौर करना है कि जो a का मान है वो x है और जो b का मान है वो है आपका 2। तो इस x और 2 को हम पुट करेंगे इस सर्वसमीका में। अब यहां पर आपको सॉल्व करने के लिए कुछ है तो बिल्कुल नहीं, x² प्लस 3x प्लस का 1 ये आपका वैसा का वैसा रहेगा। हम इसे एक खोल देते हैं, ये समझ लीजिए आप। तो a² यानी कि x² b² यानी कि किसका, 2² प्लस 2² माइनस 2ab। तो माइनस 2a की जगह x और b की जगह है आपका कितना, 2। अब यहां पर आप एक गलती मत करना दोस्तों, आप सोचोगे ये 2 माइनस के हैं तो आपने यहां पे माइनस के 2 कर दिए। अगर आपने ऐसा कर दिया तो आप बिल्कुल गलत हो जाओगे। अब इतना आपके पास सॉल्व हो चुका है तो अब हम इसको और सॉल्व कर लेते हैं। x² 3x प्लस कितना, 1, यहां से आपका x² निकलेगा, 2 का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 4। अब यहां माइनस के 4x। ओके, अब यहां से आपको और कुछ सॉल्व करने के लिए है क्या, कुछ नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इनको पक्षांतरित करते हैं। x² इस साइड से आप x को ले आइए तो ये हो जाएंगे माइनस के। अब यहाँ पे प्लस के 3x है, ये वाले 4x जब इस तरफ आएंगे तो ये हो जाएंगे आपके किसके, प्लस के 4। अब यहाँ पे 1 है तो वो तो वैसा का वैसा रहेगा। ये 4 जब इस साइड आएंगे तो ये हो जाएंगे आपके माइनस के। ये आपके पास समीकरण आ चुका है। अब इसको हम थोड़ा सा और सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पे x² से x² कट गया क्योंकि ये माइनस प्लस में है। अब यहां से आ गया आपके पास 3x और 4x को जोड़ा 7x। माइनस के 4 में से यदि आपके 1 जाएंगे तो वो 3 बचेंगे, बराबर कितना, 0। अब इसमें देखते हो आप कि जो x की जो घात है वो 2 नहीं है, तो इसका मतलब ये द्विघात समीकरण नहीं है। दोस्तों हमने 5 क्वेश्चनों में इसको लिख लिया है। अब आप अपनी तरफ से भी इसको लिख सकते हो, जिससे कि क्या हमारा थोड़ा सा समय बचेगा। आपको किस तरीके से लिखना है, अतः समीकरण में चर x की घात 1 है, 2 तो है नहीं, तो कितनी है, 1 है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। दोस्तों ये आपका 6वां क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होता है। अब हम देखते हैं 7वें नंबर के क्वेश्चन को। तो 7वें नंबर के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। 7वें नंबर क्वेश्चन में आप देखते हो कि जो बायां पक्ष है वहां पर आपकी सर्वसमीका लग रही है a प्लस बी का क्यू। तो हम क्या जानते हैं a प्लस बी का क्यू के बारे में कि a प्लस बी का क्यू क्या होता है, ये होता है आपके पास a का क्यू प्लस b का क्यू प्लस 3ab, कोष्टक में होता है आपके पास a प्लस बी। इस सर्वसमीका जो है उसको हमें इस रूप में खोलना है। क्यों, क्योंकि ये इसकी तरह इसका आपका मान दिया हुआ है। अब यहां पर जो a का मान है वो है आपके पास x और जो b का मान है वो है हमारे पास 2। तो चलिए दोस्तों अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो a का क्यू यानी कि x का क्यू यानी कि x की घात कितना हो जाएगी, 3 प्लस b का क्यू यानी कि 2 की घात 3 प्लस 3ab, इसका मतलब 3, a की जगह है आपके पास x और b की जगह है आपके पास 2। कोष्टक में आपका क्या आएगा,
a प्लस बी, अब a की जगह x है और b की जगह है आपके पास 2। अब यहां पर दोस्तों हमने इसको, इस पक्ष को इस सर्वसमीकरण के रूप में खोल दिया है। अब यहां पर कोई सर्वसमीकरण तो लग नहीं रही, तो सीधा सीधा सॉल्व होगा। यहां से 2x का गुणा हम x स्क्वायर में करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 2x की घात 3। 2x का गुणा 1 में करेंगे तो हो जाएगा आपके पास कितना, 2x। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो x की घात 3 यहां से निकलेगा, 2 की घात 3 करेंगे तो ये आपका 8 होता है। 3x और 2 का हमने गुणा किया तो ये हो गया आपके पास 6x। कोष्टक में बचा आपके पास x प्लस 2 बराबर, यहां से तो इसको आपको कोई सॉल्व करना नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें सॉल्व करने के लिए ऐसा कुछ नहीं है। तो चलिए दोस्तों और इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, इस जगह पे और सॉल्व कर लेते हैं। x की घात 3 प्लस का 8, अब जिस 6x का हम यदि x से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास कितना, 6x स्क्वायर प्लस 6x का 2 से गुणा करेंगे तो ये आपके पास 12x हो गया बराबर 2x का x की घात 3 माइनस के 2x, इसको हम ऐसा का ऐसा लिख देंगे। अब हमें क्या करना है दोस्तों, इस पक्ष को उठाकर इस साइड लाना है, मतलब कि इनका सभी का पक्षांतरण करना है। तो x की घात 3 इस साइड से हम x की घात 3 वाले संख्या को लेते हैं तो माइनस 2x की घात 3। इससे क्या है, जब हम समान समान जब संख्या को लेते हैं तो इससे हमारी गलती के चांसेस नहीं रहते। अब यहां पर 6x स्क्वायर है तो हमने इसको ले लिया, इसको छोड़ दिया क्योंकि इसका हिसाब हम बाद में करेंगे। अब यहां पे x स्क्वायर वाला ऐसा कुछ तो है नहीं तो हम नहीं लेंगे उसको, 12x। अब जो माइनस के 2x हैं इधर आएंगे तो ये हो जाएंगे आपके पास किसके, प्लस के 2x। यहां पे 8 है। अब जो चर पदों को हमने सभी को लिख लिया एक तरफ, और 8 है, ये है अचर पद। अब इस साइड कोई अचर पद तो है नहीं, बराबर में 0। अब हम इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। माइनस का 2x की घात 3 है और यहां पर क्या है, प्लस की x की घात 3। तो हम क्या करेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे तो ये बचेगा आपके पास माइनस की x की घात 3। यहां पर बचा आपके पास कितना, 6x स्क्वायर। 2x और 12x का जो हम जोड़ करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 14x, और 8 का 8 वैसा का वैसा रहेगा बराबर 0। ये दोस्तों हमें समीकरण प्राप्त हो चुका है। अब इसमें आप देखते हो यही हमारा आंसर है। इसमें आप देखते हो कि इसमें x की जो घात है वो 3 है, 2 तो है नहीं, तो इस वजह से ये द्विघात समीकरण नहीं है। तो आपको कैसे लिखना है कि अतः समीकरण में चर x की अधिकतम घात 3 है, 2 नहीं है। देखो द्विघात समीकरण के लिए दोस्तों कंडीशन है, हम क्या जानते हैं कि घात 2 होनी चाहिए, ना 2 से कम और ना 2 से अधिक। तो अधिकतम घात 3 है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। दोस्तों ये आपका 7वें नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होता है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम देखते हैं 8वें नंबर के क्वेश्चन को। चलिए दोस्तों 8वें नंबर के क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। तो 8वें नंबर के क्वेश्चन में आप देखते हो कि यहाँ पर आपकी सर्वसमीकरण लग रही है a माइनस बी का क्यूब वाली। तो इस पक्ष में हम लगा देते हैं a माइनस बी के क्यूब वाली सर्वसमीकरण को। तो हम सभी जानते हैं कि a माइनस बी का क्यूब होता क्या है, ये होता है आपका a का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस 3ab, कोष्टक में होता है आपके पास a माइनस बी। अब यहाँ पर जो है a का जो मान है वो है आपके पास x, और जो b का जो मान है वो है आपके पास 2। अब यहाँ आप एक गलती नहीं करना कि आपको जो b का मान है वो -2 नहीं करना, ये आपका सर्वसमीकरण में जो दिया हुआ है सूत्र में वो वाला माइनस है। तो हम इसको इस तरफ ये वाली सर्वसमीकरण को लगा देते हैं। अब इस साइड से कुछ सॉल्व तो हो नहीं रहा तो हम इसको ऐसा का ऐसा लिखेंगे। तो ये हो जाएगा आपके पास x की घात 3 माइनस 4x की घात 2 माइनस x प्लस 1 बराबर, अब इसको हम इस रूप में खोल देते हैं। तो यहां से मतलब कि x की घात 3 निकलेगा, क्यों, a का मान क्या है, x है, और यहां से माइनस b की घात 3 यानी b का मान है 2, तो 2 की घात कितना हो जाएगी आपके पास 3, फिर माइनस 3
ए की जगह कितना है x है और b की जगह है आपके पास 2, कोष्टक में हो जाएगा आपके पास x माइनस 2। अब इस सर्व समीकरण को दोस्तों हमने इस रूप में लिख लिया। तो अब हम देखते हैं इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे। तो इस साइड तो कुछ सॉल्व नहीं हो रहा, तो इसका मतलब आप ऐसा का ऐसा रख दीजिए। यहाँ पे 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1, x की घात 3। अब 2 की घात 3 क्या होता है 8 माइनस 3x का और 2 का हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 6x। कोष्टक में x माइनस 2 को हम ऐसा का ऐसा लिख देते हैं। अब हमें ये सॉल्व करना है, तो इसके लिए क्या x की घात 3 माइनस x की घात 2, 4x की घात 2 माइनस का x और कितना प्लस का 1, x की घात 3 वैसा का वैसे ही है माइनस का 8। अब 6x का यदि x से गुणा होगा तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस के 6x स्क्वायर, और 6x का माइनस के का 2 के साथ गुणा होगा तो ये हो जाएंगे आपके पास कितना प्लस के 12x। अब इतना आपका दोस्तों ये सॉल्व हो चुका है। अब इसमें से भी आप देखते हो कि कुछ और सॉल्व हो रहा है क्या, और कुछ भी सॉल्व नहीं हो रहा, तो हम क्या कर लेते हैं, इनको पक्षांतरित कर लेते हैं। तो x की घात 3, अब जो x की घात 3 है उसको हमने इस तरफ ले आए और इस साइड ले आए, तो ये किसके हो गए माइनस के, और माइनस का 4x स्क्वायर। अब हम x स्क्वायर वालों का हिसाब करते हैं, तो जो माइनस के 6x हैं वो इस तरफ आएंगे तो हो जाएंगे आपके पास कितना प्लस के 6x स्क्वायर। ये जो निशान माइनस का है वो हम इस साइड लाते हैं तो किसका हो जाता है प्लस का, और प्लस का होता है तो माइनस का हो जाता है। इस साइड है आपके पास माइनस का x और इस साइड है कितना 12x, तो हम इधर लाएंगे तो ये हो जाएंगे माइनस के। ओके, अब सभी जो चर पद हैं वो हमने लिख लिए हैं। अचर पदों में सिर्फ आपके पास एक तो कितना है 1 है, और जो 8 है जब हम इनको इस साइड लाएंगे तो ये हो जाएंगे प्लस के। कहने का मेरा ये मतलब है कि हम इस साइड से ये वाले जो पक्ष है उसको हम इधर ले आए। अब हम इनको सॉल्व करते हैं। ये प्लस माइनस में है तो ये कट जाएंगे, क्यों, ये प्लस के x की घात 3 है और ये माइनस के x की घात 3 है। यहां से हम सॉल्व करते हैं तो ये 6 में से 4 गए, कितना बचे 2x स्क्वायर। अब यहां पर ये दोनों माइनस के हैं तो ये हो जाएंगे आपके पास 13x। 1 और 8 को जोड़ेंगे तो 9 बराबर 0। अब हमें ये समीकरण प्राप्त हो चुका है। तो हमको पता है कि चर की घात कितना है 2 है, और जब चर की घात 2 होती है तो यह कैसा द्विघात समीकरण होता है। तो हम इसको लिख लेते हैं। अतः समीकरण में चर की घात 2 है, चर x की घात कितना है 2 है, अतः यह यहां पे मैं थोड़ा सा इसको है लिखना भूल गया दोस्तों, अतः यह द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। तो दोस्तों ये आपका 8वें नंबर का क्वेश्चन है, वो आपका सॉल्व हो चुका है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम देखते हैं एवार्ती वाले क्वेश्चनों को। दोस्तों दूसरे क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। दूसरा क्वेश्चन में आपको क्या करना है, इसमें क्या बोला है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। आपको इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ आपको एक द्विघात समीकरण बनाना है। अब इसमें क्या कह रहा है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है, क्षेत्र की लंबाई मीटरों में चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। अब इसमें आपको ये वाला जो लाइन है इसको थोड़ा नोट करना है। क्या बोल रहा है कि क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है, तो यानी कि ज्यादा क्या है, आपकी लंबाई ज्यादा है, चौड़ाई क्या है कम है। सपोज दैट यदि आपकी जो लंबाई है वो आपकी यदि x है तो चौड़ाई कितनी है, दोगुने से 1 अधिक, तो x का दोगुना कितना हो जाता है आपका 2x, इससे आपका 1 अधिक है। ये आपकी चौड़ाई हो गई दोस्तों, और ये आपकी हो गई लंबाई। तो यहां पर कम है आपके पास चौड़ाई और लंबाई क्या है ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे चौड़ाई को x मान लेते हैं। तो यहां पे हम कैसे लिखेंगे, माना चौड़ाई x है, ये हमने चौड़ाई को x मान लिया। अब जो लंबाई है वो चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है, तो हम यहां पर जो लंबाई है उसको क्या मानेंगे 2x, और जो दुगने से कितना अधिक है 1 अधिक है, तो यानी कि 2x से कितना है 1 अधिक। तो ये हो गई आपके पास लंबाई।
अब आपसे क्या कह रहा है कि भाई भूखंड की लंबाई और चौड़ाई को ज्ञात कीजिए। तो हमको क्या भूखंड का क्षेत्रफल दिया है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, अब भूखंड जो है वो कैसा है, आयत के आकार का है। तो आयत का जो क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है, हमने सभी ने बचपन में पढ़ा है, क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो आयत का जो क्षेत्रफल है वो दिया है आपके पास 528 वर्ग मीटर, इतना आपको सवाल में दिया हुआ है। अब यहाँ पे हम सूत्र लगा देते हैं। सूत्र होता है आपके पास लंबाई गुणे चौड़ाई, और यहाँ पर जो क्षेत्रफल है वो है आपके पास 528। अब लंबाई की जगह हम इसको रख देते हैं, इस मान को। लंबाई का जो मान है वो है आपके पास 2x प्लस का 1 इंटू में कितना x, तो हम इसका गुणा इससे कर देंगे और बराबर में है आपके पास 528। तो x का गुणा 2x से किया कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर। x का गुणा 1 से किया ये हो जाएगा आपके पास x। क्यों, क्योंकि 1 का तो कोई मतलब नहीं है लिखने से, बराबर है आपके पास 528। अब इस 528 को हम इस साइड ले आएंगे, तो 2x का स्क्वायर प्लस का x, जो 528 है वो जब इस तरफ आएंगे तो ये हो जाएंगे माइनस के, बराबर 0। दोस्तों यही हमारा आंसर है, हमें इसको पूरा सॉल्व नहीं करना है। इसमें बोला है द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए, तो ये क्वेश्चन हमारे को यहीं पर खत्म होता है। अब हम देखते हैं दूसरे नंबर के क्वेश्चन को। चलिए दोस्तों दूसरे क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि दो क्रमांगत धन पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो आप देख लेते हैं कि क्रमांगत धन पूर्णांक क्या होता है। अब आप जानते हो कि 0 से लेकर जो ऊपर की जितनी भी संख्याएं होती हैं, जैसे कि 1 हुआ आपका, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, ये सभी क्या है, धन पूर्णांक होते हैं। अब इसमें क्रमांगत धन पूर्णांक की बात होती है, मतलब 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, ये सभी क्या है, क्रमांगत धन पूर्णांक है आपके, कहां तक, अनंत तक। तो अब आप एक बात बताओ कि 1 से 2 आया कैसे। अब 1 से 2 जब आया, जब हमने 1 में 1 को जोड़ दिया, और 2 से 3 कब आया, जब हमने 2 में 1 को जोड़ दिया, और 3 से 4 कब आया, जब हमने 3 में 1 को जोड़ दिया। तो ये क्रमांगत धन पूर्णांक तभी होगा जब कोई धन पूर्णांक में आप 1 जोड़ दोगे तो वह आगे वाला पूर्णांक आ जाता है। तो यदि सपोज दैट मैं आपसे कहूं कि यदि 1 को हम x मान लें, 1 को कितना x मान लें, तो 2 को क्या होगा, तो आप कहोगे कि सर x में आप कितने को जोड़ लो, 1 को जोड़ लो, तो ये आपका हो जाएगा। अब हम इसको थोड़ा लिख लेते हैं। हम क्या करेंगे कि माना कि दो क्रमांगत धन पूर्णांक, दो क्रमांगत धन पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक जो है, धनात्मक बोल लो दोस्तों, चाहे भले आप धन पूर्णांक बोलो, दोनों ही क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो माना कि दो क्रमांगत धन पूर्णांक x और x प्लस कितना है, 1 है। जो हमने समझा हमने उसी को लिख लिया। अब आपसे एक चीज इसमें बोल रहा है कि भाई इसका जो गुणनफल है वो कितना है, 306 है। तो हमें यहाँ क्या, जो प्रश्न के अनुसार हमें क्या कह रहा है कि दोनों का जो गुणनफल है वो कितना है, 306 है। तो यानी कि जो पूर्णांकों का गुणनफल है वो हमें दिया है, तो गुणनफल आपका है 306, ये हमें प्रश्न में दिया हुआ है। अब हम क्या, इसका मतलब x का और इसका जो गुणनफल है किसका, आगे वाले पूर्णांक का, वो है आपका 306। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। x गुणा x में किया x स्क्वायर, x गुणा 1 में किया x, और बराबर है आपके पास 306। हम 306 को इधर ले आएंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो ऐसे कैसे रहेंगे, और जो 306 जब इधर आएंगे तो ये हो जाएंगे माइनस के, बराबर 0। दोस्तों आपको आगे सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि आपसे सवाल में क्या बोला है कि द्विघात समीकरण के रूप में लिखिए, तो यही हमारा हो जाएगा दोस्तों आंसर। अब ये दूसरा क्वेश्चन आपका यहाँ से खत्म होता है। हम देखते हैं तीसरे नंबर के क्वेश्चन को। दोस्तों तीसरे नंबर के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन क्या है, एग्जाम में बहुत बार आते हैं। आयु वाले हुए और संख्याओं के बटे वाले हुए, इन क्वेश्चनों के एग्जाम में आने की ज्यादा संभावना रहती है। क्या कह रहा है आपसे कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। आगे कह रहा है उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। अब आगे कह रहा है कि हमें
रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो मैं यदि आपसे कहूं कि यदि हम रोहन की आयु को x मान लें तो उसकी जो मम्मी है वो हो जाएंगी x प्लस कितने की 26 की। सपोज दैट यदि रोहन 10 साल का है तो मम्मी 36 की है। रोहन यदि 15 का है तो आप इसमें 26 और बढ़ा दो। तब आगे बोल रहा है इनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात। अब यहां से आप एक चीज थोड़ा सा नोट करना कि ये वर्तमान आयु है आपकी, और यदि इसमें 3 वर्ष पश्चात की यदि बात होगी तो रोहन में भी 3 साल बढ़ जाएंगे और जो उनकी माताजी है उसमें भी 3 साल बढ़ जाएंगे। कितना? x प्लस 26, इसमें भी 3 साल बढ़ जाएंगे पश्चात। अब प्लस में ही क्यों होगा? अब देखो हो जाएगी, यानी कि भविष्य में हो जाएगी। अब यदि सपोजेट आप अभी 15 के हो तो 3 साल बाद कितने के हो गए? 18 के। तो आप क्या होगा, वर्तमान आयु में हम 3 साल क्या होगा इसको बढ़ा देंगे। और यदि आपसे थी बोलता तो आप इसमें वर्तमान आयु में क्या करते? 3 सालों को घटा देते। तो इसमें आपसे क्या हो जाएगी बोला है, इसका मतलब भविष्य की चीज। तो भविष्य में तो आपकी आयु बढ़ेगी। तो हम क्या करते हैं, जो रोहन है उसकी आयु को हम x मान लेते हैं। तो हम इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। क्या कह रहा है कि भाई उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, तो हम रोहन की आयु को x मान लेते हैं। तो हम यहां लिखेंगे माना रोहन की आयु x है। कितना है? x है। और जो उनकी माताजी है वो उनसे 26 साल बड़ी हैं, तो रोहन की मां की आयु कितना हो जाएगी? वो x प्लस 26 हो जाएगी। तो हम इसको लिख लेते हैं रोहन की मां की आयु। अब जो रोहन की मां है, रोहन है x का और वो इनसे 26 साल बड़ी है, तो यानी कि x प्लस 26 वर्ष। इतना हमारा क्वेश्चन हो गया। अब आगे कह रहा है कि उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात। तो 3 वर्ष पश्चात जो x का है वो 3 उसमें प्लस कर देंगे। तो 3 वर्ष पश्चात वाली क्या कंडीशन बनेगी दोस्तों? 3 वर्ष पश्चात, पश्चात का मतलब भविष्य में। तो 3 वर्ष पश्चात जो रोहन की जो आयु रहेगी, रोहन की आयु जो रहेगी वो हो जाएगी आपकी, x में हम 3 को जोड़ देंगे। वर्तमान में 3 है, x है, उसमें जब 3 वर्ष क्या होगी? x प्लस 3। तो अब क्या करेंगे कि ये तो हमने रोहन की आयु में 3 साल बढ़ा दिए, अब उसकी मम्मी की आयु में भी बढ़ा देते हैं। तो जो उनकी माँ की आयु है उसमें भी हम 3 साल बढ़ाएंगे, और जो माँ की जो वर्तमान आयु है वो कितना है आपकी? x प्लस 26। अब इसमें भी हम क्या करेंगे? 3 सालों को बढ़ा देंगे। अब आपसे इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। x प्लस कितना हो गया? 26 में 3 जोड़े 29। ये हो गई जो उनकी माताजी हैं उनकी आयु कब की? 3 वर्ष पश्चात की, रोहन की और रोहन की मम्मी की। अब उससे क्या कह रहा है आपसे? इनका गुणनफल 360 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? इनका जो गुणनफल है वो 360 हो जाएगा। तो प्रश्नानुसार हम लिखते हैं, प्रश्नानुसार आयु का जो गुणनफल है वो हो जाएगा आपका 360। कौन सा वाला? 3 वर्ष पश्चात वाला। यहां से थोड़ा आप देखें इसको सही से कि उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 308 हो जाएगा। ये वाला नहीं होगा, कब होगा? 3 साल बाद वाला। तो आयु का जो गुणनफल है वो हो जाएगा आपका 360। और जो 3 साल बाद की आयु क्या है? जो रोहन की आयु है x प्लस 3। अब गुणनफल हो जाएगा, ऐसा नहीं है यहाँ पे आप प्लस कर दो। तो x प्लस 29 बराबर हो जाएगा आपका कितना? 360। अब हम इसको जैसे कि हमने जो द्विघात समीकरण वाले हमने सवाल सॉल्व किए थे, जो सवाल नंबर फर्स्ट था, उसी की तर्ज पर हम इस सवाल को करेंगे। तो हम क्या करेंगे? इस x का गुणा इन दोनों में करेंगे। तो x कोष्टक में x प्लस कितना? 29, और यहां पर जो है इन 3 का गुणा, अब ये प्लस के 3 है तो इसलिए यहां पर निशान भी किसका आएगा? प्लस का। इस प्लस के 3 का गुणा भी x प्लस 29 में हो जाएगा, बराबर में आ गए आपके 360। अब दोस्तों इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं हम। तो x का गुणा जब x में किया तो ये हो जाएगा आपके पास कितना? x स्क्वायर, और x का गुणा 29 में किया तो ये हो जाएगा आपका 29x। 3 का गुणा x में किया तो ये हो जाएगा आपका 3x, और 3 का गुणा जब हम 29 में करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 87, बराबर में है आपके पास 360। अब हम इस 360 को इधर ले आएंगे और थोड़ा सा इसको और सॉल्व कर लेते हैं।
तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर 29x और 3x मिलकर होगा आपके पास 32x प्लस का 87 और बराबर में आपके पास 360। अब लीज करिए आप इसका पक्षांतरण, तो यहां से हम थोड़ा लिख लेते हैं इसको, एक्स स्क्वायर प्लस 32 तो आपके वैसे के वैसे ही रहेंगे, प्लस के 87। अब ये जो 360 है वो इधर आएंगे तो किसके हो जाएंगे, माइनस के, तो हम यहाँ पे माइनस के 360 लिख लेते हैं, बराबर है आपके पास 0। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस का, सॉरी यहां से मैं थोड़ा सा इसको लिखना भूल गया, ये 32 नहीं है, ये 32x है, तो ये 32x। अब 360 में से 87 जाएंगे क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है, तो ये बचेंगे आपके पास कितना, 10 3 3 और 7 और 2 273 माइनस के बराबर 0। दोस्तों हमें इसको द्विघात समीकरण बनाना था, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं हम लास्ट क्वेश्चन को, चौथे नंबर के क्वेश्चन को। दोस्तों चौथे नंबर के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यह जो चौथा नंबर का जो क्वेश्चन है वो 4.1 का सबसे मेरा फेवरेट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन इसी बार बोर्ड के एग्जाम में आया था। तो ये चौथा क्वेश्चन आपसे क्या कहता है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है। तो इसमें आप देख सकते हो कि जो दूरी है वो समान है, 2 समय है आपके पास और 2 चालें हैं, तो इनके अकॉर्डिंग ही हमें समीकरण बनाना है। तो इसमें हम एक चीज ले लेते हैं, एक दूरी ले लेते हैं। सपोज दैट दिल्ली से मुंबई है, आप मान लो कि सपोज दैट वो 480 किलोमीटर दूर है एक दूसरे से। अब कोई रेलगाड़ी है, यदि वो एक निश्चित चाल से चले तो वहां पर 480 किलोमीटर की दूरी को किसी निश्चित समय में क्या तय कर लेगी। लेकिन यदि वो अपनी उसको चाल को 8 किलोमीटर घटा दे, यदि मान लो वो 50 से चल रही है और 8 किलोमीटर घटा दे यानी कि 42 से चले, तो वो और ज्यादा समय ले रही है। अब वो जाहिर सी बात है, यदि आप स्लो चलोगे तो समय तो अधिक ले हुई। तो इसको हमें थोड़ा सा समझना है। हम सभी जानते हैं कि जब 2 समय की बात हो रही है, एक कौन सा वाला कि कोई निश्चित में तय कर रहा है, एक जो 3 घंटे अधिक ले रहा है, तो समय बराबर हम सभी जानते हैं वो होता है आपका दूरी बटे चाल। अब इसमें हम पहला समय को हम t1 मान लेते हैं, क्यों, इसमें 2 समय है और दूरी तो दोनों में फिक्स है, वो है आपके 480। और चाल क्या, सपोजेड आपका x चाल से वो इस 480 किलोमीटर की दूरी को तय कर रही है। एक और समय है जिसमें आपको 3 घंटे अधिक ले रही है, वो कब का है, जब जो चाल है वो 8 घट रही है। यानी कि यदि हम चाल को x मान लें और जो दूसरा जो समय है कौन सा, जिसको हम 2 मानते हैं, उसमें दूरी तो सेम है 480, लेकिन चाल कितना हो रही है, वो आपका 8 घट रही है। तो आपको थोड़ा सा ये बात समझ में आई। अब हम इसी को थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। बस इन्हीं के अकॉर्डिंग दोस्तों आपको समीकरण पर चलना है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। हम क्या करेंगे कि जो चाल रहेगी आपकी उसको हम x मान लेंगे। तो हम क्या लिखेंगे कि माना रेलगाड़ी की जो एक नियत चाल है, यानी कि एक समान चाल है, रेलगाड़ी की चाल समान चाल, रेलगाड़ी की समान चाल, क्यों समान चाल की बात हो रही है, समान चाल वो है आपकी x किलोमीटर प्रति घंटा। हमने इसको मान लिया x किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये आपका जब समय की बात होगी तो समय बराबर क्या होता है आपका दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल। अब आप देखते हो कि दूरी तो फिक्स है, पहले समय में भी जिसमें वो टाइम पे पहुंच रही है और दूसरे समय में भी जिसमें वो 3 घंटे लेट चल रही है, तो इसको हमने t1 मान लिया। दूरी आपकी है 480, चाल कितना है वो है x। इसको हम कह सकते हैं दोस्तों समीकरण नंबर 1। अब जो दूसरा समय है वो दूसरा समय कब है, जब इसकी चाल को 8 किलोमीटर प्रति घंटा हम कम कर देंगे। तो ये हम इसको लिखेंगे कि यदि चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, यानी कि वो गाड़ी 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार और स्लो कर लेती है, कम हो तो चाल, हम इसको इस रूप से लिख लेते हैं। अब कम होती तो चाल जो हमने x मानी थी वो हो जाती आपकी x - 8 किलोमीटर प्रति घंटा। इतना आपको समझ में
आ गया। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इसी में हम दूसरा समय निकालेंगे। तो समय बराबर होता है दूरी बटे 4, यानी कि जो T2 जो आपके पास आ जाएगा, अब दूरी तो फिक्स है 480, लेकिन चाल बदल गई, तो चाल हो गई आपके पास x माइनस कितना 8। इसको आप कह सकते हो दोस्तों समीकरण नंबर 2। अब हम इन दोनों ही समीकरणों को सॉल्व करते हैं। तो इन दोनों समीकरणों में आप एक चीज देखोगे कि इसमें समय वो नियत पे पहुंच रही है और इसमें कितना 3 घंटे लेट हो रही है। अब कम कौन सा वाला समय, कम है T1। तो हम समीकरण 1 और 2 की तुलना करेंगे। तो समीकरण 1 व 2 से जब हम T1 और T2 की तुलना करते हैं तो हमें क्या दोनों को बराबर करना है। तो आप देख सकते हो कि जब उसकी जो चाल है वो 8 किलोमीटर कम हो रही थी तो वो अधिक समय ले रही थी। तो इसका मतलब जो कम समय है ये बराबर कब होगा, जब हम कम समय में 3 को जोड़ देंगे। तो हम T1 का मान यहां पर रखते हैं, वो है आपके पास 480 बट्टा x और प्लस का क्या 3। हमने कम समय में दोस्तों आपको 3 जोड़ना है, इसमें नहीं, ये कम है। तो जिसमें कम होता है उसमें हम करते हैं, जैसे कि हम आयु वाले क्वेश्चन हम करते हैं। अब T2 की जगह हम क्या रखेंगे 480 बटे में x माइनस 8। दोस्तों हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब इसमें आप देखते हो कि जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे कितना होता है 1। चलिए, तो जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, तो यहां से दोनों का एलसीएम कितना आया आपके पास 1, कितना 1x। अब यहां पर 1 का गुणा 480 में किया 480, 3 का गुणा x से किया कितना हो जाएगा 3x, बराबर है आपका 480 बटे में x माइनस 8। अब हम कर देते हैं इनका दोस्तों त्रियक गुणा। तो जब त्रियक गुणा करेंगे तो इसका मतलब है इन सभी का गुणा किसमें करेंगे, इसमें, और इस x का गुणा करेंगे इसमें। तो हम क्या करेंगे कि इसको लिख लेते हैं, यानी कि जो x है माइनस 8, इसका गुणा करेंगे 480 प्लस का कितना 3x, और बराबर में 480 का गुणा x से किया तो ये हो जाएगा आपके पास 480x। दोस्तों थोड़ा सा जगह की कमी है, इस वजह से मैं यदि इसको मिटाना चाहूं तो मिटा लेता हूं, क्योंकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि जगह की कमी हो रही है हल्की सी। तो हम इसको यहां पर सॉल्व करते हैं थोड़ा सा डिटेल में। अब ये कितना हो गया आपका, x का गुणा किसमें करेंगे, इस पूरे वाले पक्ष में, तो हम इसको x का गुणा इसमें कर देते हैं। x कोष्टक में हो जाएगा आपके पास 480 प्लस का 3x, इस x का गुणा किया हमने इसमें पूरे में, ठीक है। अब ये जो माइनस का 8 है इसका गुणा किससे करेंगे, पूरे से, 480 प्लस का 3x, इससे हम करेंगे, बराबर में है आपके पास 480x। चलिए दोस्तों अब हम इसका गुणा कर लेते हैं। तो x का गुणा 480 में किया, ये आ गया आपके पास 480x, और x का गुणा 3x में किया तो ये हो गया आपके पास 3x स्क्वायर। अब यहाँ पे माइनस के 8 का गुणा जब इसमें करेंगे तो 8 का गुणा 0 में किया 0, 8 अठैया 64, 64 की 4 हासिल की 6, 8 चौक 32, 32 में हमने 6 जोड़े तो ये हो गया आपके पास कितना 38। 8 का गुणा यदि हमने इसमें किया तो ये हो जाएंगे आपके पास कितना 24x, किसके माइनस के, क्योंकि निशान माइनस का है, बराबर में है 480x। अब दोस्तों हम इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। अब 480x से हम इसको एक क्रम से लिखते हैं, द्विघात समीकरण वाले क्रम से। 3x तो आपके 3x ही रहेंगे, एक्स स्क्वायर रहेंगे, ये आपका क्रम हो गया। अब ये 480x यानी कि जो चर पद हैं उनको हम एक साइड लिख रहे हैं। अब यहां से 480 इधर लाएंगे तो ये होगा आपके माइनस के, ये माइनस का 24x और कितने माइनस के 3840 बराबर 0। इधर कोई भी अचर पद नहीं है। अब 480 और 480 दोनों कट गए, क्योंकि क्या है निशान अलग अलग है। यहां से क्या बचा आपके पास 3x स्क्वायर माइनस का 24x और माइनस का 3840 बराबर 0।
दोस्तों ये समीकरण और छोटा हो सकता है। क्या है, जब बुक में जो आंसर दिया है हम उसी के अकॉर्डिंग कर लेते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, चाहो तो आप 3 को कॉमन ले लीजिए या फिर आप दोनों पक्ष में 3 का भाग दे दीजिए। तो जब इस वाले जो समीकरण है इस साइड हम 3 का भाग देते हैं तो 3 से 3 कट जाएंगे, तो कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे जब 3 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 3 अट्ठे 24 यानी कि माइनस का 8x। और जब इसमें 3 से भाग देंगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24 और 0 का 0। अब 0 में आप किसी का भी भाग दे लो वो क्या आता है, 0। दोस्तों ये जो समीकरण है ना ये आपका बिल्कुल सॉल्व हो चुका है। आपको इसी रूप में इसको लिखना था, यही हमारा आंसर है। दोस्तों ये चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। अब आप प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि